तीव्रता, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम दो स्थितियों में पढ़े, मुख्यतः दो ही स्थिति। ठीक है, वैसे तो तीन स्थितियां हैं। ठीक है, दो स्थिति हम पढ़ेंगे, तीसरी स्थिति भी जान लेंगे। पहली स्थिति जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अक्षीय स्थिति में, किसमें? अक्षीय स्थिति में। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप परफेक्ट पूरी हेडिंग डालना होगा, तो आप यही डालोगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है, इसके बाद हम निरक्षीय स्थिति में जानेंगे। तो पहले हम आपको बता दें अक्षीय स्थिति क्या होता है। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति क्या होता है तभी ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको कल बताया गया था कि दो बराबर परिमाण ना एवं विपरीत, मान लो यह माइनस है तो यह प्लस क्यू, दो बराबर परिमाण एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष को अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, इन दोनों, ये देखो मैं ये दोनों आवेश ऐसे लिख दिया, ये माइनस क्यू और ये यहाँ प्लस क्यू, तो आप इसे ही अक्षीय स्थिति बोलेंगे। दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष को ही अक्षीय स्थिति कहा जाता है। तो यहाँ ऐसे आपने आवेश ऐसे लिख दिया तो जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा क्षैतिज ही रहेगा। तो ये वाली, इन दोनों को मिलाने वाली, मान लो ये माइनस क्यू है, यह प्लस क्यू है, तो इन दोनों को मिलाने वाली अक्ष जो होगी वो क्या होगी? अक्षीय स्थिति होगी। क्लियर है इतनी बातें? अक्षीय स्थिति समझ में आया? चलिए, तो अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। तो हम यहां पे एक माइनस क्यू है, यह प्लस क्यू, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम हम ए बी, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम ए बी है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है? 2l, जिसको वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है, और हम कहेंगे कि इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पे इन दोनों आवेशों के कारण अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, यानी वैद्युत द्विध्रुव के हमेशा मध्य बिंदु से ही कोई दूरी लोगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो आप इसके मध्य बिंदु से ही दूरी लेंगे। ठीक है ना, तभी तो दोनों आवेशों का मध्य बिंदु पर प्रभाव समझ में आएगा। तो हमने मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P माना है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, अगर बताइए, आपको बताया गया है कि प्लस क्यू आवेश से अगर ये दूरी मेजर करें तो कितनी होगी? बताओ भाई, पूरा r है इतनी दूरियां कितनी है? ये l है ना, इधर भी तो l है, तो बताओ पूरा r में से l घटा दो तो कितना हो जाएगा? r माइनस l हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? और मैं इस माइनस क्यू की बात करूं तो क्या होगा? r प्लस l हो जाएगा, एक p की दूरी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं मान लेता हूं कि माइनस क्यू आवेश और प्लस, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मान लेता हूं कि E1 है, क्या है? तो E1 की दिशा किधर होगी? प्लस से दूर, तो हम उधर बनाएंगे। चलो भाई, और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मान लिया जाए तो क्या होती है? माइनस आवेश के, तो इसके कारण E2 मैंने मान लिया, तो E2 की दिशा किधर होगी? इतनी बात समझ में आ रही है? ये दिशा आपको बस ध्यान रखना है, उसके बाद तो बाकी फार्मूला जनरल होता है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, लिखिए, माना
माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 2l है। ओके, अब मैंने क्या किया है, इसका मध्य बिंदु माना है। आगे लिखिए, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। ओके, जहां वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात समझ में आई? बस इतना ही आप माना वाना लिखेंगे तो आप देखो भाई, उसके बाद तो बाकी आपके सामने मैंने करके दिखाया है भाई। 2l लंबाई पहले ही माना था, मैंने कल बताया था वैद्युत द्विध्रुव, तो आपको कहा था कि 2l माने इसीलिए कि मध्य बिंदु से इसको बराबर बराबर कर सकते हैं। अगर इसको d मानते तो d/2 लिखना पड़ता, तो हमेशा अपान में 2 आता तो समस्या होती, तो इसलिए 2l माना गया था। अब यहां तक स्पष्ट है, तो अब मैं लिखूंगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी गई है? E1 ना, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी गई है? E1। तो E1 बराबर क्या होगा, फार्मूला वही होगा आपका 1/4πε0, ठीक है ना। Q किसके कारण माना गया है? Q के कारण, दोनों तो Q ही है। चिन्ह मैंने बोला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में चिन्ह नहीं इस्तेमाल करेंगे। अपान में डिस्टेंस, बस डिस्टेंस ध्यान दो भाई। प्लस क्यू से वहां तक की दूरी क्या है, P तक की, r माइनस का होल स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? इसकी दिशा यहां लिख लेते हैं, किधर से? B से P की, नहीं, हाँ P की ओर, है ना, B से P की ओर। कोई दिक्कत? चलिए फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता क्या है इस बार? इसको क्या माना गया है? E2 माने हैं। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E2 माना है, प्लस क्यू के कारण E1 माना हुआ है। तो बताओ फार्मूला क्या होगा? 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? हाँ, P से A की ओर। यह फिगर आप बनाएंगे जरूर, बिना फिगर बनाए काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम फिगर से ही सब कर रहे हैं। तो अब देखो भाई, इतना हो गया ना, तो अब हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा भाई? इसको हम E मान लेते हैं, और E बराबर हो जाएगा E1 प्लस
E2। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं, E1 प्लस E2। तो अब देखो भाई, E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, अगर E1 को प्लस मानते हैं तो प्लस में E2 विपरीत दिशा में, तो माइनस E2 हो जाएगा। देखो जोड़ेंगे, हमको जोड़ना ही है परिणामी, लेकिन देखो E1 उधर है, E2 विपरीत दिशा में है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, माइनस चिन्ह। अगर इसको प्लस मानते हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। इन सब की वैल्यू रख देते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? जो कॉमन है उसको कॉमन हम ले लेते हैं। कॉमन क्या है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है और Q भी है, जो बचा उसको लिख लेते हैं 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो भाई इसका एलसीएम ले लेंगे, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। एलसीएम लेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ तक अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आगे हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट में। देखिए इसको फार्मूले पे तोड़ लेते हैं, और नहीं भी तोड़ेंगे तो इसका फार्मूला होता है। देखो अगर ये नहीं तोड़ेंगे, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखूंगा तो 4 भी होता है। डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन फार्मूला पे तोड़ ही देते हैं। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस है तो माइनस का गुणा करते रहिए। R स्क्वायर 2RL होगा, हाँ 2RL। R स्क्वायर है तो प्लस R स्क्वायर होगा, तो माइनस गुणा होगा तो माइनस R स्क्वायर, फिर प्लस L स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस गुणा होगा तो माइनस L स्क्वायर। फिर उसके बाद बताइए माइनस 2RL, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2RL। बटा में जो है उसको लिख लेते हैं। बटा में क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R माइनस L R प्लस L, इस पूरे का एक साथ स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक ना। इस पूरे का एक साथ आप स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा। अब देखो भाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जो कट रहा है कटा दीजिए, R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर, 2RL कितना होगा 4RL अपान में इसको क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखिए हम कहेंगे चूंकि यही असली काम करना है, चूंकि जो ये आपका R है, R बहुत बड़ा है L से। भाई R तो बहुत बड़ी दूरी है, L तो अल्प दूरी है, 2L ही अल्प दूरी है, तो उसका आधा तो और अल्प होगा, तो बहुत बड़ा है ना R। इसलिए R स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा, किससे, और भी बड़ा हो जाएगा। अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है ना। अब कितने लोग को सोच समझ नहीं आ रहा हो कि वर्क करने पर ही छोटा कैसे हो गया। मान लीजिए R आपकी दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना, तो यल जाहिर सी बात होगी कि मिलीमीटर में होगा, बहुत कम होगा। मान लीजिए यल 10 मिलीमीटर है, ठीक है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में आप बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 mm हो जाएगा, और सेमी हो जाएगा यहाँ पे। अब सेमी दोनों हो गया, एक जैसा हो गया, तो बताओ भाई उसका वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा,
सेमी स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे तो, और यल स्क्वायर बराबर हो जाए 0.01 सेमी स्क्वायर। बताओ 100 के आगे इसकी क्या तुलना है? बात समझ में आ रही है ना? तो कोई छोटी वैल्यू जो होती है वो वर्क करने पर और भी छोटी हो जाती है। आपके सामने मैं यहाँ एक एग्जांपल देकर दिखाया, इसीलिए यल स्क्वायर तो ऐसे ही होगा ना, मिलीमीटर में होगा, तो ये वर्क करने पर छोटा और हो जाएगा, इसलिए उसको ना करे। अब 100 में से इसको घटाओ या जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए ई बराबर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाला जो बचा है आपका ये 4RL, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 × 2L3। देखो भाई 4 को 2 × 2L3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या हो जाएगा, इंटू R, ठीक ना, इंटू R हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, R² का, कोई दिक्कत। चलिए इधर कर लेते हैं उसको। E बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा है भाई, एक बार फिर लिख देते हैं, 2 × 2L3 इंटू R बट्टे में उसका R² का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, R के घाते 4 हो जाएगा। एक R से R कट जाएगा, तो R से R कट जाएगा, R पे 3 बच जाएगा। तो बताओ, चूंकि एक और चीज जानते हैं, चूंकि 2L3 बराबर P होता है, ठीक है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम निकाल किसके कारण रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, अरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यहाँ पे एक साथ दोनों आवेशों को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसीलिए आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में होना चाहिए। तो हम P की वैल्यू 2L3 की जगह P रख देंगे, इसलिए हमारा E बराबर हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई 2P/R3। यही आपका ये मात्रक लिख दीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलाम होता है। ऐसा नहीं कि मात्रक बदल जाएगा, सब कुछ मात्रक वगैरह सेम रहेगा। ओके, समझ में बातें आ रही हैं? तो भाई यहाँ तक कर लो।